डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस अकाउंटिंग का जो पिछला लेक्चर था अपना, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज किस तरह से किया जाता है, एबनॉर्मल गेन्स और इफेक्टिव्स हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है। एक प्रक्रिया से जब माल दूसरी प्रक्रिया में लाभ जोड़ के ट्रांसफ़र किया जाता है, तो अगर स्टॉक में उस प्रक्रिया में माल रह गया है तो उस लाभ के बारे में क्या एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस जो मटेरियल का है उसके बारे में शाब्दिक अर्थ आप देख लीजिए। सामग्री का जो नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज है या लॉस है, तो ऐसा क्षय जिसे रोका नहीं जा सकता है, ऐसा लॉस जो होना ही होना है, वो तो कहलाता है सामान्य क्षय या नॉर्मल लॉस। और असामान्य क्षय उस स्थिति में होगा जब वास्तविक उत्पादन प्रमाप उत्पादन से कम हुआ है। जितना होना चाहिए, जो लॉस होना है वो तो होगा ही होगा, उसको हटा करके इतना प्रोडक्शन होना चाहिए था। 100 इकाइयों का इनपुट है, 10 इकाइयां प्रोसेस में लॉस होनी ही होनी है, तो 10 का तो नॉर्मल लॉस है। तो अब इस आउटपुट आना चाहिए 90 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में जो आउटपुट है वो 80 यूनिट का है, तो 10 इकाइयों का जो लॉस है वो अब नॉर्मल लॉस माना जाएगा। और अगर 90 इकाइयों का आउटपुट आना था नॉर्मल वे में, लेकिन आउटपुट आ गया 95 का, तो 5 जो अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन हो गया है वो कहलाता है एबनॉर्मल गेन्स या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। असामान्य बचत तब होगी जब वास्तविक उत्पादन अपेक्षित या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से अधिक हो। यदि असामान्य क्षय किसी प्रक्रिया के पूर्ण होने या लेखा अवधि की अंतिम तिथि से पूर्व उत्पादन के किसी स्तर पर होता है, तो इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए अर्ध निर्मित इकाइयों को पूर्ण निर्मित इकाइयों के तुल्य ज्ञात करके किया जाता है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि असामान्य क्षय जो है वो प्रक्रिया को पूर्ण होने से पहले हो गया, 20 इकाइयों का लॉस है, लेकिन प्रक्रिया पे 25% ही काम हुआ था, तो 20 इकाइयों पर 25% ही काम हुआ। इसका मतलब जो फुल्ली फिनिश्ड या प्रोसेस्ड यूनिट हैं, तो 20 इंटू 25% मतलब 5 इकाइयों का ही लॉस माना जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बेस पर हम इनका पूर्ण निर्मित इकाइयों में परिवर्तित करके मूल्य ज्ञात करते हैं। और यदि असामान्य क्षय प्रक्रिया लेखा अवधि के अंत में होता है, तो फिर ऐसे क्षय का मूल्यांकन सामान्य उत्पादन की जो लागत होगी उस लागत के आधार पे करेंगे। कहने का मतलब मेरा कि प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले या अंतिम तिथि जो है लेखा अवधि की, उससे पूर्व भी एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तब तो हम उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। और प्रक्रिया के अंत में है तो उत्पादन लागत के आधार पे उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। और सूचना के अभाव में हमेशा यही माना जाता है कि एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो प्रक्रिया के अंत में हुआ है, और अंत में हुआ है तो उस प्रक्रिया की जो उत्पादन लागत है उस लागत के आधार पे उनका हम मूल्यांकन करेंगे। अब असामान्य जो एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को तो आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस को प्रक्रिया के क्रेडिट साइड में क्वांटिटी या यूनिट्स के कॉलम में क्वांटिटी लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में डैश लगा देंगे, ताकि शेष जो इकाइयां हैं उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाए। अब एबनॉर्मल लॉस है, इससे हम
शेष इकाइयों की लागत को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो अब आप किस तरह से करेंगे, तो उसको करने के लिए अब आप देखिए क्या प्रक्रिया हम अपनाएंगे। नॉर्मल आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट को घटा देंगे। नॉर्मल आउटपुट था, सपोज 80 यूनिट आना चाहिए था, लेकिन वास्तव में जो उत्पादन हुआ है वो 75 ही हुआ है, तो 5 यूनिट या 5 इकाइयों का जो लॉस है वो एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। प्रति इकाई सामान्य लागत उस प्रक्रिया की पहले हम ज्ञात करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो पिछले लेक्चर में भी बताया था। प्रक्रिया की सामान्य लागत प्रति इकाई ज्ञात करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की जितनी इकाइयां हैं उनको घटा करके इनपुट में से एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा जो नॉर्मल होना चाहिए, और नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब जो इतनी नॉर्मल वेस्टेज हुई है उसकी हमें लागत निकालनी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सामान्य जो उत्पादन लागत है उसके आधार पे उनका मूल्यांकन करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस किस तरह से निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रक्रिया खाते में, चूंकि क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है क्वांटिटी और अमाउंट को एबनॉर्मल लॉस के, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को प्रक्रिया खाते में दिखाने के लिए एंट्रीज करने की ज़रूरत पड़े, तो नॉर्मल लॉस के लिए एंट्री क्या करेंगे? संभावित प्राप्ति के लिए नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, इकाइयों को बेचने पर अगर कोई कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डीआर टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर एबनॉर्मल लॉस है, हानि होने पर लागत मूल्य से, मीन्स एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर टू प्रोसेस कर देंगे। अगर बेचने से कोई पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डीआर टू एबनॉर्मल लॉस, और वर्ष के अंत में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसकी एंट्री कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो इस तरह से नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को हम प्रक्रिया के खातों में दर्ज करेंगे। अब बात करते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिव्स या गेन की। एबनॉर्मल इफेक्टिव्स का मतलब जब वास्तविक उत्पादन की मात्रा सामान्य उत्पादन से अधिक हो तो इसे असामान्य बचत कहते हैं। 100 इकाइयां आपने इनपुट में दी, 10% लॉस था, 90 का होना चाहिए था लेकिन 95 हो गया, तो 5 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन्स या इफेक्टिव्स हैं, और इनका मूल्यांकन भी असामान्य हानि की तरह ही करते हैं। मतलब इनका जो मूल्यांकन है वो प्रक्रिया की सामान्य उत्पादन लागत के आधार पे किया जाता है। असामान्य बचत होने पे सामान्य हानि की नॉर्मल यूनिट 100 इकाइयां लगाई, 10% नॉर्मल लॉस है, 10 नॉर्मल लॉस था, 90 होना चाहिए लेकिन आउटपुट हो गया 95 का। तो असामान्य बचत होने पर सामान्य हानि की उतनी इकाइयां विक्रय के लिए मौजूद नहीं होंगी। 10 इकाइयां नॉर्मल वेस्टेज के लिए थी उपलब्ध, लेकिन अब चूंकि एक्चुअल आउटपुट 95 का हो गया तो नॉर्मल वेस्टेज की 10 इकाइयां आपके पास नहीं होंगी, अब 5 ही इकाइयां आपके पास होंगी। तो इस तरह से सामान्य हानि की उतनी इकाइयां विक्रय के लिए मौजूद नहीं होंगी जितनी प्रक्रिया खाते में क्रेडिट की जाती हैं। आपने क्रेडिट साइड में 10 लिख दिया लेकिन वो 10 नहीं है, वास्तव में तो वो 5 ही हैं, क्योंकि असामान्य बचत होने से उतनी इकाइयां अच्छी इकाइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और असामान्य बचत खाते में से सामान्य हानि के विक्रय मूल्य के बराबर राशि नॉर्मल लॉस अकाउंट में और शेष राशि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। एबनॉर्मल जो गेन है उसमें से सामान्य हानि की जो इकाइयों के बराबर विक्रय मूल्य है वो तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में, और उससे ज़्यादा है वो
कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से एंट्रीज कर देंगे। एंट्रीज होंगी असामान्य बचत होने पे प्रोसेस अकाउंट डीआर टू नॉर्मल गेन्स और इफेक्टिव्स लिखेंगे। असामान्य बचत खाते से चूंकि नॉर्मल इकाइयां जो लॉस आपने लिखा है वो वास्तव में उतनी नहीं है, तो असामान्य बचत खाते में से नॉर्मल लॉस अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री कर दूंगा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अकाउंट डीआर टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, और वर्ष के अंत में जो शेष बचेगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट का उसको ट्रांसफर कर दूंगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट डीआर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से एबनॉर्मल इफेक्टिव्स जब नॉर्मल लॉस से कम लॉस होगा, प्रक्रिया खाते में नॉर्मल लॉस आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है, वास्तव में वो उतना नहीं होगा, तो उसका ट्रीटमेंट आप इन एंट्रीज के माध्यम से प्रक्रिया खाते में करेंगे। अब बात करते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जब एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया को माल ट्रांसफर किया जाता है तो लागत में लाभ कुछ प्रतिशत जोड़ करके किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रक्रिया खाता कुछ लाभ प्रदर्शित करता है, इसे ही कहते हैं अंतः प्रक्रिया लाभ। मीन्स जब एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में माल ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर करने वाली प्रक्रिया कुछ प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करती है अगली प्रक्रिया को, तो एक प्रक्रिया द्वारा दूसरी प्रक्रिया में माल को ट्रांसफर करते समय कुछ लाभ अर्जित किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो कहलाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इसका समायोजन किस तरह से किया जाना है, मेन चीज ये होती है। तो देखिए अंतर प्रक्रिया लाभ का समायोजन, लागत में लाभ को जोड़ने से प्रत्येक प्रक्रिया के स्टॉक, फिनिश्ड और वर्क इन प्रोग्रेस में सम्मिलित अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, जिससे कि संस्था का सही लाभ पता चल सके और बैलेंस शीट में स्टॉक को लागत मूल्य पे दिखाया जा सके। आपने एक प्रक्रिया ने ए ने बी को माल ट्रांसफर किया, लागत में कुछ प्रतिशत प्रॉफिट जोड़ के, लेकिन बी प्रक्रिया में कुछ अगर माल स्टॉक के रूप में रह गया तो उसमें जो लाभ जोड़ा हुआ है वो अनरियलाइज्ड है, क्योंकि बी प्रक्रिया के द्वारा उस माल को आगे बेचा नहीं जा सका है। तो आपस में कोई संस्था एक विभाग दूसरे विभाग से लाभ अर्जित नहीं कर सकता है, तो इस तरह से अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए रिजर्व बनाना पड़ता है ताकि स्टॉक और बैलेंस शीट पर स्टॉक को हम सही मूल्य पे दिखा सकें। पूर्व प्रक्रिया के स्टॉक में शामिल लाभ की गणना निम्न प्रकार करते हैं। किस तरह से? प्रत्येक प्रक्रिया के दोनों पक्षों में 3-3 कॉलम बनाएंगे, टोटल का, कॉस्ट और प्रॉफिट। टोटल कितना है अमाउंट का, कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, प्रत्येक प्रक्रिया का इस तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड में 3-3 कॉलम बना देंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा डेबिट साइड में कुल लागत में से घटाकर दिखाएंगे। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो प्रक्रिया खाते के क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में से घटा करके दिखा देंगे। स्टॉक का मूल्यांकन दी गई सूचना के आधार पर मूल लागत या कुल लागत पर किया जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक में शामिल लाभ को घटाकर इसकी लागत ज्ञात कर सकते हैं, और हस्तांतरित होने वाली इकाइयों का मूल्य लागत में लाभ को जोड़कर ज्ञात कर लेते हैं। यदि लाभ हस्तांतरित मूल्य के प्रतिशत में दिया है तो इस तरह से निकाल लूंगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के लिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस पर कितना है, और डिवाइड कर दूंगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट पर अगर जोड़ना है प्रॉफिट तब तो जो भी कॉस्ट आई डायरेक्ट जोड़ दूंगा,
और अगर ट्रांसफर प्राइस पर प्रॉफिट जोड़ना है तो ट्रांसफर प्राइस पर प्रॉफिट इस फार्मूले से निकाल के हम जोड़ देंगे। और रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट की जो राशि होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये वो लाभ है जो एक प्रक्रिया ने दूसरे प्रक्रिया को माल ट्रांसफर किया था उसमें जोड़ा था, लेकिन चूंकि वो अभी स्टॉक में ही माल पड़ा है, वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो सका है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस मटेरियल का क्या होता है या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स और गेन्स क्या हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल वेस्टेज है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, और एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में लाभ जोड़ करके माल को ट्रांसफर किया जाए तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के संबंध में जब आप स्टॉक को बैलेंस शीट में बताएंगे या अपना लाभ हानि खाता बनाएंगे तो सही आर्थिक स्थिति या लाभ हानि खाते की सही स्थिति का चित्रण करने के लिए अनरियलाइज जो प्रॉफिट स्टॉक में जोड़ा हुआ है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करके वहां से हटाते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है। अब ये थ्योरेटिकल डिस्कशन था पिछले लेक्चर में और आज के इस लेक्चर में। अब इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के मैं आपको इन चीज़ों को क्लियर करूंगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में या प्रोसेस अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल पार्ट लेकर के आऊँगा, तब आपसे बात करूँगा। थैंक यू।